गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम अपना 5th लेसन पढ़ रहे हैं जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, जीवन का आधार यानी कि हमारी कोशिकाएं। तो हमने अब तक पढ़ा है कि जीव कई 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, तो कोशिकाएं सिर्फ एक ही प्रकार का, एक ही कोशिका जो है वो जीव को बना देती है, तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। लेकिन कुछ जीवों के अंदर जो कि बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें बहुत से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हम मानव शरीर की बात करें तो उनमें बहुत से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे मसल्स बनाने के लिए, हमारी पेशियां बनाने के लिए बहुत सी पेशियां होती हैं, जिनमें हम एक पेशी देख सकते हैं यहाँ पर, चिकनी पेशी कोशिका। दूसरी है जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, हमारा ब्लड, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र बनाती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। हमारी अस्थियां या हमारी हड्डियां बनाने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं अस्थि कोशिका। वसाएं बनाने के लिए वसा कोशिका होती है। वसा जो है वो कोशिका के रूप में ही हमारे शरीर के अंदर स्टोर रहती है। और अंडाणु और शुक्राणु, ये भी एक अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। तो मानव के शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनका आकार भी अलग अलग है, उनका कार्य भी अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से मानव के शरीर के जो विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब तंत्र जो हैं वो अलग अलग प्रकार के अंगों से मिलकर बने होते हैं। ये अंग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इन अंगों की सारी कोशिकाएं जो हैं, एक अंग की सारी कोशिकाएं एक जैसा कार्य करती हैं। तो एक तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जैसे हम एक कोशिकीय जीव देखें, सबसे छोटा जो जीव है वो अमीबा होता है हमारे एक कोशिकीय जीवों के अंदर। तो उसकी जो शरीर है वो एक ही कोशिका होती है, लेकिन उसे शरीर की सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, पोषण, सब क्रियाएं उसको संपन्न करनी होती हैं। तो उसकी यही कोशिका जो है वो आकार बदलती रहती है। उसके अंदर कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं है, मुंह नहीं है उसके अंदर, ना ही उसको कोई श्वसन का अंग है। तो वो क्या करता है, अपनी कोशिका का आकार बदलता रहता है। उसकी बाहर की जो एक परत होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, उसे वो बदलता रहता है और अलग अलग तरह की क्रियाएं पूरी करता रहता है। जैसे उसको सांस लेना है, उसको भोजन ग्रहण करना है, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए वो अलग अलग प्रकार का आकार ग्रहण करता रहता है। अब हम ये सोचते हैं कि कोशिका जो है वो बनी किससे होती है, कोशिका क्या होती है। हम नाम ले रहे हैं कोशिका, जिसको हम सेल भी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो होती क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका जो है वो एक जीवित चीज़ है, मतलब जीवित एक संरचना है। एक पूरे का पूरा जीव, एक कोशिकीय जीव जो है वो एक कोशिका ही होता है। हमारा शरीर जिस एक छोटे से कण से बना हुआ है, अगर हम अपने शरीर का कोई भी एक छोटा सा कण उठाकर देखें तो उसमें भी कोशिका होती है। तो कोशिका जो है वो आगे की आगे बढ़ती रहती है, एक चेन बनाती रहती है, और वो चेन क्या है, हमारे शरीर का निर्माण करती जाती है। तो कोशिका के अंदर 3 प्रकार के हमको लक्षण दिखाई देते हैं। पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक तथा तीसरा कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका के बाहर का आवरण बनाती है। उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के चारों ओर एक द्रव्य भरा रहता है, एक तरल सा पदार्थ होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जो सारी की सारी क्रियाएं होती हैं
वो इन तीनों के अंदर ही संपन्न होती हैं। तो अब सबसे पहले हम देखें कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका का बाहर का आवरण जो उसको दूसरे किसी भी घटक से अलग करता है, पर्यावरण से अलग करता है। जैसे हम एक कमरे की बात करें, उसके अंदर हम एक टेबल रखते हैं, ओनली सिर्फ एक टेबल रखा हुआ है, और बाकी में हम पानी भर दें या फिर कोई भी मिट्टी, रेत कुछ भी भर दें, उसमें एक हमने टेबल रखा हुआ है। तो जो बाहर की दीवारें हैं वो प्लाज्मा झिल्ली, और जो सेंटर में टेबल रखा हुआ है वो है केंद्रक, और जो मिट्टी या कुछ भी पदार्थ हमने अपनी उस एरिया में, उसका रूम के अंदर बिछाया है, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो उस रूम को वहाँ के वातावरण से अलग करने के लिए जो हमने चारों ओर खड़ा किया वो है दीवारें। तो कोशिका की जो बाहरी दीवार होती है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये उसको दूसरे पर्यावरण से अलग करती है। मतलब हमारे शरीर का जो बाहर का आवरण है वो हमें अपने बाहर की किसी भी चीज़ से अलग करता है। वैसे ही कोशिका का आवरण जो है, कोशिका झिल्ली, कोशिका को दूसरे बाहर के जो भी वातावरण है उससे अलग करती है। इसी कोशिका झिल्ली से हो करके कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे ऑक्सीजन अंदर जाना, CO2 का बाहर आना। तो इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन इन छेदों में से होकर के केवल वही पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकते हैं जिनकी कोशिका को ज़रूरत होती है, और वो ही पदार्थ कोशिका से बाहर आ सकते हैं जिनकी कोशिका के अंदर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें ये प्रक्रिया देखनी है तो हम देखेंगे कि हम एक किशमिश ले लेते हैं, मतलब एक अंगूर को सुखाकर बनाई हुई चीज़, दाख किशमिश जिसको हम बोलते हैं, सोगी, वो लेते हैं। उसको अगर हम पानी के अंदर रख दें, या फिर आप चना जो है, बीज चने का, उसको अगर हम पानी के अंदर रख दें तो वो धीरे धीरे फूलने लगता है। तो उसका बाहर का जो कोट है, बाहर का जो आवरण है, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो इसी झिल्ली से हो करके धीरे धीरे पानी कोशिका के अंदर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है और कोशिका के अंदर पानी बहुत कम है। तो अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण सेम हो जाए, इसके लिए पानी कोशिका के अंदर जाने लगेगा। लेकिन अगर हम इसी पानी के अंदर चीनी मिला दें, अगर उसको हम चीनी के घोल में रख दें, तो वो पानी उस किशमिश से होकर के बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि कोशिका के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, उसके बाहर के वातावरण में पानी बहुत कम है। तो वो अपने बाहर के वातावरण के साथ एक तालमेल बिठाने के लिए अपने शरीर का और अपने अंदर का जो वातावरण है उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालती है, और जो चीज़ें कम हैं उन्हें अपने अंदर लेने की कोशिश करती है। तो प्रत्येक जीव का यही रहता है कि वो अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठा के रखे। वैसे ही एक कोशिका भी ऐसा ही व्यवहार करती है कि वो अपने वातावरण के साथ अपना तालमेल पूरे अच्छे तरीके से बिठा कर रखे। इसीलिए कोशिका के अंदर जल का प्रवेश होता है और जल का निष्कासन भी होता है। तो कोशिका के अंदर इस झिल्ली में से होकर के जल का जाना और बाहर आना, इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। और अगर हम देखें कि हम एक कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे के अंदर हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से जहाँ पर वो ज़्यादा है वहाँ से वो कम की ओर गति करता है। तो इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। अपनी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, उसे हम विसरण कहते हैं। लेकिन अगर रास्ते में कोई भी रुकावट आती है, जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, अगर
रास्ते में आती है तो उसे हम परासरण की क्रिया कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है, और किसी भी पदार्थ के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के या फिर प्लाज्मा झिल्ली में से होकर के अपनी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। परासरण और विसरण की क्रियाएं हैं सेम, लेकिन परासरण के अंदर एक झिल्ली होती है और विसरण के अंदर कोई भी चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली नहीं होती। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।